नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में किया शिफ्ट। दर्द और सूजन के चलते नहीं हो पाई टखने घुटने की एमआरआई। पंत को दी जा रही है पेन मैनेजमेंट थेरेपी। देहरादून यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। उत्तरकाशी के औलिया गांव में भालू का आतंक, महिला पर किया जानलेवा हमला। खेतों में घास काटते समय हुआ हादसा। कोटद्वार में बाघ ने किया हमला। और उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट से दहशत, एक कोरोना संक्रमित की हुई मौत। मिले 3 नए मरीज और नैनीताल हाईकोर्ट में बिना मास्क प्रवेश पर प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को अचानक से नोटबंदी का ऐलान कर 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोगों में से कुछ लोगों ने 58 जन याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला सही था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी हामी भरी है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था, उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की काला बाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का ये फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करार दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय जो निर्णय उस समय लिया था, वो देश के हित में लिया था, आम जनता के, सामान्य जनता के, गरीबों के, मजदूरों के हित में लिया था। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल ने कचहरी चौक पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला फूका और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तराखंड के एक मूल निवासी को लंबे समय से अपनी ही जमीन पर बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वहीं यूकेडी के आरोप लगाया है कि सब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इशारे से हो रहा है, ताकि उक्त व्यक्ति या तो अपनी जमीन को औने पौने दामों में बेच दे या फिर जगह छोड़कर ही पलायन कर जाए। जमीन पे बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, इसको लेके वो आंदोलन भी कर रहे हैं, आमरण अनशन भी पे बैठे। और इसी क्रम में हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से उनका संपर्क हुआ और अध्यक्ष जी के सामने ये सारा मामला जब आया तो पता चला कि उनके द्वारा ये बताया गया कि सुबोध उनियाल जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उनके कहने पे ये कनेक्शन रोके जा रहे हैं, बाधित किया जा रहा है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उनकी ज़मीन पे उन लोगों की निगाह है, उनके कुछ भूमाफिया दोस्तों की, या कहना चाहिए कथित तौर पे जो संपत्तियों का यहाँ ज़मीनों का काम कर रहे हैं, और उस ज़मीन को हड़पने की साजिशन के तहत उनको उनकी मौलिक अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। रुड़की के गांव ताशीपुर में रजत त्यागी और विनित धीमान ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद का गर्मजोशी के साथ सम्मानित किया गया। स्वामी यतेश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास हुआ है। गन्ना भुगतान पर कहा कि धामी सरकार में किसानों का गन्ना भुगतान समय पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव में अभी कम ही समय बचा है और पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी में लगी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने पर साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोई तैयारी नहीं है, वे पार्टी मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। ये स्वागत का कार्यक्रम आज गांव ताशीपुर में बहुत भव्य कार्यक्रम इस गांव में किया गया है। हम सब लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सांसद निशंक जी हैं और मैं समझता हूँ पिछली बार से भी ज़्यादा वोट देकर उनको यहाँ से विजयी बनाना है। मैंने कहा ना, अभी हमारे जो सांसद निशंक जी है और जो पार्टी का उसके बाद जो निर्णय होगा सारे कार्यकर्ता उस काम में लगेंगे। मैं समझता हूँ पिछले 20, 30, 35 सालों में इतनी जल्दी कभी गन्ना किसानों की पेमेंट नहीं हुई। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक और प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के एडीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे की अधिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर सामान्य व्यय बैठक की। देखिए, ये पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग का एक समन्वय था और उसमें वो संवेदनशील स्थल जो चिन्हित किए जाने थे और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जाए उसके संबंध में एक बैठक थी और बैठक जो है ठीक प्रकार से संपन्न हुई। पुलिस और प्रशासन का एक समन्वय बैठक थी और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का किस प्रकार से अनुपालन अच्छी प्रकार से किया जाए उसके संबंध में एक निरीक्षण। नहीं, वो सब तो पहले से ही जो कि उच्च न्यायालय के आदेश में ही ये सब चीज़ें जो है लिखी हुई हैं, उसी के अनुरूप कार्रवाई के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी याचिका उनकी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, तो क्या अतिक्रमण हटाया जाएगा नहीं उसके बाद कार्रवाई? देखिए, कोई मामला अगर माननीय न्यायालय में गया है या उसका निर्णय, तो उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है और इस जनता दरबार के दौरान सभी लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। वहीं आज करीब 76 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बाकी शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। 76 के करीब कुछ शिकायतें आई हैं और वही जो हमेशा की तरह है, हमारे यहाँ पे मेनली लैंड से रिलेटेड हैं, कुछ पानी से रिलेटेड, कुछ बिजली से रिलेटेड, इसी तरह से कंप्लेंट्स है और हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी इनका निस्तारण हो सके और जो इमीडिएट वाले होते हैं हम उसी टाइम पे इनका निस्तारण कर देते हैं। देहरादून यूके एसएसएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर पार्क पर दिया धरना। सभी आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। बेरोजगार और नौजवानों को रोजगार देने की मांग को लेकर विरोध जताया गया। पुलिस ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर आम आदमी पार्टी को धरना देने से रोका। पुलिस, जोत सिंह बिष्ट और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं पर लगाया धरने को लेकर परमिशन नहीं लेने का आरोप। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। घटना गगन नहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर चोरों ने एक साथ 2 वाहन चोरी किए। ग्रीन पार्क कॉलोनी में हुई इस चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने मामले में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के नोआखाल गांव में बाघ ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला 4 पत्ती लेने जंगल में गई थी और घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक से महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला के चिल्लाने से परिजन मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किलों के बाद बाघ को भगाया गया, जिसके बाद परिजनों ने निजी वाहन से घायल महिला को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार भर्ती करवाया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर रेफर किया। हमारी गाय है, भैंस है, तो जंगल में लकड़ी लेने, वो घास लेने जा रखे थे, तो अचानक बाघ ने अटैक कर दिया और जिसके कारण उनकी आंख में भी लग गई और हाथ पे भी। बस हमने भगाया फिर बाघ तो भाग गया, लेकिन उनको काफी जख्मी करके चला गया। घास खाने जा रखी थी,
मुझे बाघ ने हमला कर दिया, मेरी सहेलियों ने मुझे बचाया और सब हमको मेरे को हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में तब डॉक्टरों ने वो कहा पट्टी पुट्टी करी, चमल सैन गई तो उन्होंने रेफर कर दिया। 9 बजे तक यहाँ पहुँचे। किस पे? गंगनहर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ड्रग्स माफियाओं पर देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफियाओं से 1,20,000 नशीली गोलियों सहित एक बलेनो कार को बरामद किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। रुड़की रामपुर गांव में इनोवा कार में भीषण आग लग गई। मामला गगन नहर कोतवाली क्षेत्र का है। नदी के किनारे धू धू कर कार जली। भीषण आग से हड़कंप मच गया। कार चालक देर रात देहरादून से रुड़की आया था। आग लगने के बाद कार चालक ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। डोईवाला नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत सभी विद्यालयों के साथ सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और नगर के सभी 20 वार्ड में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की एक नई पहल शुरू की गई है, जिसे रोको टोको पूछो अभियान नाम देते हुए आज डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका टीम के साथ शुरू किया। सर्वेक्षण 2023 के तहत मेरा शहर मेरी पहचान की भावना से प्रेरित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको रोको टोको पूछो नाम दिया गया है। को पता है कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारी में पूरा शहर जुटा है और इस सर्वेक्षण की मेन टैगलाइन ही है कि मेरा शहर मेरी पहचान। तो ये इस टैगलाइन को हर शहर वासियों को हम लोगों को एहसास दिलाना है कि उनका शहर उनकी पहचान है। उसी के क्रम में आज नगर पालिका द्वारा रोको टोको और पूछो अभियान जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। कोविड के नए वेरिएंट की दहशत के बीच उत्तराखंड में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। वहीं राज्य में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। जारी हुए कोरोना हेल्थ बुलेटिन में इसकी पुष्टि हुई है। राज्य में फिलहाल एक्टिव संक्रमितों की संख्या 34 है। गत दिन मिले 3 संक्रमितों में से देहरादून और एक मरीज नैनीताल में मिला है। वहीं एक संक्रमित की मौत देहरादून में हुई है। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट समेत प्रदेश के अन्य अदालतों में पहले ही मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाई कोर्ट सहित प्रदेश की अदालतों में भी प्रभावी कर दिया है। सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। रविवार शाम को उन्हें आईसीयू के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि उनके शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द और सूजन की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके चलते उनके टखने और घुटने का एमआरआई तीसरे दिन भी नहीं हो सका। पंत को पेन मैनेजमेंट थेरेपी दी जा रही है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार एमआरआई के लिए दर्द कम होने का इंतजार किया जा रहा है। लिगामेंट की चोट के उपचार पर निर्णय बीसीसीआई के कहे अनुसार ही लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें संभवतः बाहर ही भेजा जा सकता है।
डॉक्टर ने अगले 24 घंटे के दरमियान उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मैक्स अस्पताल पहुंचकर ऋषभ पंत का हाल जाना और कहा कि पंत के स्वजन अभी तक उपचार के संतुष्ट है। डॉक्टर की टीम उनके स्वास्थ्य की निगाह बनाए हुए है। आपको बता दें कि स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जोशीमठ के 8 किलोमीटर की दूरी पर सुनील वार्ड मौजूद है, जो ओली तक जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि इसी सुनील वार्ड में 3 परिवारों का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है, जो आशियाना कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी कुछ भी मदद नहीं कर रहा है और शायद शासन प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई करने की भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं कि अब उनका आशियाना पल भर में जमींदोज हो जाएगा। घर की कंडीशन ऐसी है कि देखने लायक नहीं है। जो अभी इतना डर है कि बारिश और बर्फ के टाइम छत पर रोड पर जाएगा। छत भी टेढ़ी हो चुकी है, दीवारें भी कल और फट गई है काफी, और डर है कि अब पता नहीं क्या होगा। ये मेरा घर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार की ये दरारें पड़ी हुई है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। बर्फ का मौसम हो गया है, बर्फ गिरने वाली है, छत टेढ़ी हो रखी है, हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। हम इसी कमरे में रह रहे हैं और यही हम पढ़ाई करते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, शासन प्रशासन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। मेरी परेशानी ये है कि मेरा घर टूटने की कगार में है, ये कभी भी टूट सकता है। बस न्यूज वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं, बस जा रहे हैं और अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। मेरे को पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब होता है कि कहीं ये कहीं टूट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली, जिस ओली का दीदार करने के लिए हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि ओली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। यहाँ हजारों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और जमकर जन्नत का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से विश्व की खूबसूरत जगह ओली किस तरह से पर्यटकों से गुलजार हुआ पड़ा है। हालांकि पर्यटकों में थोड़ी मायूसी भी नजर आई। यहाँ पहुंचे हुए पर्यटकों का कहना है उन्हें यहाँ पर आकर काफी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उनका सपना था कि वह लोग यहाँ पर आकर बर्फ का नजारा देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमें कहीं भी इस स्थान पर बर्फ नजर नहीं आई। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर न्यू ईयर मनाने आए। तो 2023 हमने सुबह चलो ओली में मनाने आए और यहाँ पे बहुत ही ठंड है, तो मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा है और व्यू पॉइंट भी एक से बढ़कर एक है। खासकर ये जो झील नदियाँ हैं वो तो बहुत ही मजेदार है, तो अच्छा स्किन का एक्सपीरियंस मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे मौसम काफी बढ़िया, आप देख सकते हो आसमान, बादल, पीछे ये झील है। मतलब अगर आपको एक बार जन्नत देखना है भारत में कहीं तो आप जरूर आइए। 12,800 फीट की ऊंचाई तक हमने समिट किया था कल और आज हम ओली से वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पर का मौसम बहुत ही बढ़िया है। ऊपर हमने स्नो भी देखा और अब यहाँ से हम वापस पीपल को देखा। एक्साइटमेंट तो बहुत था ओली आए कि सोचे थे कि क्योंकि पहाड़ों पे इंसान आता है, इसलिए आता है कि बर्फ में आएगा, एंजॉय करेगा। पर यहाँ पे भी वही एक चीज डिसअपॉइंटमेंट मिला। बाकी टेम्परेचर तो ठीक ही है, बर्फ नहीं मिली। इसके लिए थोड़ी सी और कोशिश जारी है कि और आगे जाए। नीति तक सुना है कि नीति में कोई बर्फ है तो वहां जाने की कोशिश है। अकेला आया था, काफी दोस्त बना के जा रहा हूँ एंड PTH ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा डिफिकल्ट था ऊपर खुलारा पास में एंड खत्म किया उसका बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। के मुकाबले तो थोड़ा इसमें रस कमी है और पिछले साल हमारे 1800 से कुछ लोग गए थे इसमें। कल काफी लोग थे, लेकिन जिसमें से 1200 लोग चेयर लिफ्ट की राइड ली और
यहाँ पर थोड़ा मौसम की बेरुखी की वजह से भी लोग थोड़ा निराश हैं। लगभग अभी कितने पर्यटक होंगे सर? अभी 500 लोग तो चले गए हैं और 400-500 लोगों के और जाने की अभी इसमें उम्मीद है। बाकी लोग कुछ लोग ट्रैकिंग से जा रहे हैं जो यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे का वेटिंग चल रहा है, तो कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली का दीदार करने के लिए हर दिन यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि औली इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं सामने का जो नजारा है, इसे आर्टिफिशियल कुंड कहा जाता है। और देख सकते हैं इस वक्त आर्टिफिशियल कुंड के चारों तरफ किस तरीका का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हजारों की तादाद में इस वक्त देश और विदेश से पहुंचे हुए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जमकर इस जगह का लुत्फ उठा रहे हैं। समूचा उत्तराखंड कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन ने बेहाल किया हुआ है। प्रदेश के किसी भी शहर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है। कई इलाकों में तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने और कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आने वाले 1-2 दिन में उत्तराखंड में शीतलहर तेज हो सकती है, जिससे ठंड में इजाफा होगा। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई और साथ ही बादलों के बीच सूर्यदेव की लुक्का छिपी दिन भर जारी रही। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विद्यालय में शिरकत की। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झंडी पानी के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैंट विधायक सविता कपूर मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में बालिकाओं के नेतृत्व में प्रस्तुति किया गया। इस दौरान संपर्क स्मार्ट शॉल टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए स्पोकन इंग्लिश परियोजनाओं के तहत छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे इंग्लिश को लेकर बच्चों के मन में जिस प्रकार का भय है उसे समाप्त किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए संपर्क पाठशाला की शुरुआत की जा रही है, जो उत्तराखंड के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। हमारे राज्य में अभी तक 11 स्थानों पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है वो छात्रावास बन गए हैं और उसमें अनाथ बच्चों के पढ़ाई की जाएगी, बेसहाय बच्चों की पढ़ाई की जाएगी, जिनके माँ बाप नहीं उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। और ऐसे लगभग 1300 बच्चों को हम अभी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। राज्य के अगर किसी हिस्से में भी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन छात्रावासों को और चलाएगी। और मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के लिए 2023 में हम स्मार्ट क्लास से लेके वर्चुअल क्लास से लेके टीचर्स। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।